हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है विदेशी मुद्रा। जो मैं संविधान की सीरीज चला रहा था, उस सीरीज में एक नया एपिसोड और जोड़ रहा हूं। विदेशी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम तथा अनुच्छेद 22(5)। तो नरेंद्र बनाम बी गुजराल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 22 का संरक्षण उन व्यक्तियों को भी प्राप्त है जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 पोपोसा के अधीन निरुद्ध किया गया है। केवल इस कारण कि प्रस्तुत अधिनियम की धारा 8 के अधीन निवारक निरोध अधिनियम की धारा 9 और मीसा अधिनियम 1971 की धारा 10 की तरह सरकार के ऊपर कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। कर्तव्य नहीं अधिरोपित किया गया है कि वह निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यवेदन को सलाहकार बोर्ड के विचारार्थ भेजे। यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार का सलाहकार बोर्ड को निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यवेदन को भेजने के पूर्व विचार करने का कोई कर्तव्य नहीं है। मीसा के समाप्त हो जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि निवारक निरोध का मनमाना प्रयोग किया जा सकता है और वह न्यायिक पुनर्विलोकन से परे है। समाज विरोधी और आर्थिक अपराधों को करने वाले अपराधियों के विरुद्ध निवारक निरोध विधेयकों का प्रयोग भी संवैधानिक संरक्षणों के भीतर किया जा सकता है। न्यायालय बिना परीक्षण के किसी व्यक्ति के निरोध को उचित नहीं मानेंगे, चाहे अपराध की प्रकृति किसी भी प्रकार की हो। न्यायवादी बनाम अमृतलाल प्रजीवन दास के मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिपतियों की संविधान पीठ ने यह सर्वसम्मति से यह अभिन्न जारी किया कि जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा प्रवर्तन में रहती है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 359(a) के अधीन जारी करके मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर देता है, तो किसी भी नागरिक को किसी भी विरुद्ध किए गए व्यक्ति को अपने निरोध के कारणों तथा आधारों को चुनौती देने का विधिक अधिकार लोकल स्टैंडिंग नहीं होता है। आपात के दौरान राज्य ऐसी विधि बनाने का कार्यपालिका आदेश जारी करने में सक्षम हो जाता है जो मूल अधिकारों की असंगति में होते हैं। प्रस्तुत मामलों में याचियों ने दो अधिनियमों विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974 पोपोसा और स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 सेफीमा की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दिया था कि उनके अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 अनुच्छेद 22(5) में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने यह कथन किया कि बिना कारण बताए उन्हें निरुद्ध करना या उनकी संपत्ति जब्त करना अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है, अतः उक्त अधिनियम असंवैधानिक है। उक्त दोनों अधिनियम 1975 के आपात के दौरान बनाए गए थे। बाद में पोपोसा में नई धारा 12 का जोड़ी गई, जिसके अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को निरोध का आधार बताने और परामर्शदाता बोर्ड से परमिशन लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। साफेमा के अधीन सरकार को तस्करों और विदेशी मुद्रा विनिमय में हेराफेरी करने वाले अपराधियों या उनके संबंधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी। साफेमा की धारा 2(2) में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत अभियुक्त या निरुद्ध व्यक्ति के संबंधियों तथा सहयोगियों को भी शामिल किया गया था, चाहे वह संपत्ति किसी के नाम हो। साफेमा का उद्देश्य आर्थिक अपराधियों को दंडित करके देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना था। मार्च 1977 में आपात के समाप्त हो जाने पर निरुद्ध व्यक्तियों ने अपने निरोध तथा संपत्ति की जब्ती की विधि मान्यता को चुनौती दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सारांश यह दिया है: संसद उक्त दोनों अधिनियमों को बनाने के लिए सक्षम है। पोपोसा समवर्ती सूची की प्रवस्त 3 से संबंधित है। राज्य सूची की किसी प्रवस्त से इसका कोई संबंध नहीं है। सूची 3 की प्रक्रिया प्रविष्ट 3 में राज्य की सुरक्षा का विषय है। राज्य की सुरक्षा एक विस्तृत अर्थ वाली शब्दावली है, जिसके अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा भी आती है। यदि कोई विषय सूची 2 में नहीं है तो आगे जांच की आवश्यकता नहीं है।
वह सूची 1 की प्रविष्टि 97 अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र का विषय होगी। कोफेपोसा की धारा 3 के अधीन पारित आदेश साफेमा की धारा 22 बी के प्रयोजन के लिए भी लागू होता है। निरोध का आदेश जिस पर धारा 12 का लागू होती है या नहीं लागू होती है, वह साफेमा के लागू करने का आधार हो सकती है, बशर्ते कि निरोध का एक ऐसा आदेश साफेमा की धारा 22 में बी का कोई अन्य उपखंड लागू होता है। यदि निरुद्ध व्यक्ति ऐसे आदेश को यह प्रवर्तन में था कि उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सका था, उसमें असफल हो गया था, तो वह या उसका संबंधी या सहयोगी उसे चुनौती नहीं दे सकता। यदि उसे साफेमा के उपबंधों के लागू करने का आधार बनाया जाता, यानी ये पांचवा, यानी हमने 5 पॉइंट, छठा पॉइंट है साफेमा की धारा 3E, जिसमें अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की परिभाषा है, विधि मान्य है। साफेमा के उपबंधों को अपराधी के संबंधियों एवं सहभागियों पर लागू किया जाना विधि मान्य है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का साफेमा की परिधि में लाने का उद्देश्य और प्रयोजन निरुद्ध या सिद्ध दोष की संपत्ति की जब्ती का है, चाहे वह जहाँ हो, चाहे वह किस व्यक्ति के कब्जे में हो, किंतु साफेमा के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों की पृथक संपत्ति पर लागू होंगे। अब अभ्यावेदन व्यय के लिए भी बाह्य सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यावेदन के व्यय के लिए कोई बाह्य सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु जितना शीघ्र संभव हो निपटा देना चाहिए। कोई भी अकर्मण यानी उदासीन, शिथिल या कठोर दृष्टिकोण न होना चाहिए। कोई भी स्पष्टीकरण विलंब संवैधानिक समादेश का भंग होगा, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण अनएक्सप्लेन्ड विलंब अब अतियुक्त हो जाता है। न्यायालय यह विचार कर सकता है कि विलंब अनुज्ञेय कारणों या अनुज्ञेय कारणों से है। अधिक विलंब का भी स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। मापदंड विलंब की अवधि नहीं है, बल्कि यह इसका स्पष्टीकरण कैसे दिया जा सकता है। इसमें एक अपवाद भी है। अनुच्छेद 22 में अनुच्छेद 22(5) का एक अपवाद निहित है। खंड 6 आदेश देने वाले प्राधिकारी को उन तथ्यों के प्रकट करने से स्वीकार करने का अधिकार देता है जिन्हें प्रकट करना वह जनहित में विरुद्ध समझता है। कौन से तथ्य निरुद्ध व्यक्ति को दिए जाएं या कौन से तथ्य जनहित में प्रकट किए जाएं, इस पर इसके अवधारणा का अंतिम अधिकार कार्यपालिका को ही है। ये पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत संघ AIR 1958 SC 163 के मामले में आप देख सकते हैं। इसी में निवारक निरोध विधियों का न्यायिक प्रणोलन निवारक निरोध विधियों के उपबंधों में स्पष्ट है कि निरोध आदेश की शक्ति कार्यपालिका प्राधिकारियों के आत्मनिष्ठ समाधान सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन पर आधारित है, और न्यायालय सामान्यतः इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि निरोध आदेश करने वाले प्राधिकारी के व्यक्तिगत समाधान के लिए पर्याप्त करता है कारण है या नहीं, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निरोध प्राधिकारी का व्यक्तिगत समाधान न्यायिक परीक्षण से बिल्कुल परे है। न्यायालयों ने आगे चलकर यह स्वीकार किया कि उन्हें निवारक निरोध विधियों की विधिमान की जांच करने कतिपय परिस्थितियों में शक्ति प्राप्त है। इसके कुछ पहलुओं के बारे में, जब इस क्षेत्र पर्याप्त संकुचित है, न्यायालय निरोध प्राधिकारी के व्यक्तिगत समाधान की विधिमान पर विचार कर सकता है। आधारभूत सिद्धांत जिसके आधार पर न्यायालय कार्य करता है, चूंकि कार्यपालिका प्राधिकारी के द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग के व्यक्तिगत समाधान एक पूर्ववर्ती शर्त है। न्यायालय सर्वदा इस बात की जांच कर सकते हैं कि प्राधिकारी में निरोध आदेश करने के अपेक्षित समाधान कर लिया है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं होगी और शक्ति प्रयोग अवैध होगा। न्यायालयों ने ऐसे अनेक आधार प्रस्तुत किए जिनके आधार पर आत्मनिष्ठ समाधान को चुनौती दी जा सकती है। जैसे प्राधिकारी ने मस्तिष्क नहीं लगाया कि निरोध आधारों की रचना यंत्रवत किया है। आदेश असद्भावनापूर्ण मेलफीड या गौण प्रयोजन के लिए है, समाधान के लिए या दिए गए आधार में एक भी अस्तित्व में नहीं है या उसका गलत अर्थ लगाया या असंबद्ध है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।